सामने आया है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को काले झंडे दिखाने का ये मामला है। चवन्नी छाप हरकत है विपक्ष की। मदन राठौड़ की तरफ से ये कहा गया है लोकतंत्र में विरोध करने के भी सकारात्मक तरीके। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो आपको सुनाते हैं। सब बढ़िया है। इस बार हम स्थिति सुधारेंगे और सुधर जाएगी। पिछली बार का परिणाम मेरे से पूछोगे, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूं कि पिछली बार जो स्थितियां बनी, कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए, ये समाज को तोड़ने का उन्होंने षड्यंत्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 ऐसे भ्रम पैदा किए कि तो संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, लेकिन ये भ्रम मिट चुके हैं। हमारी दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन गई। हमने किसी संविधान को छेड़ा नहीं, किसी आरक्षण को छेड़ा नहीं, तो जनता समझ चुकी है, ये भ्रम अब चलेंगे नहीं। उदयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर निशाना साधा है। राधा मोहन दास ने अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से आहत होकर कहा कि राजस्थान की धरती पर यदि उन्हें थोड़ा भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। युवाओं को गुमराह करके प्रदर्शन कराया जा रहा है। सचिन पायलट के लिए किसी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने विरोध कर रहे युवाओं से पहले का वीडियो सुनने की भी अपील की है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है, अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, बजरलाल सरकार कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है। आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि 4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी और प्रदेश के विकास से जुड़े अहम फैसले पर मंथन होगा। कैबिनेट बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, बजट क्रियान्वयन और भारी बारिश से नुकसान को लेकर के निर्णय लिए जाएंगे। उद्योग नीति, निवेश नीति, निवेश प्रोत्साहन स्कीम के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। राजकीय कार्मिकों से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े बिंदुओं पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। तो बजरलाल कैबिनेट की बैठक, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे ये बैठक जो है होगी और बैठक के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 4:30 बजे जो है मंत्री परिषद की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा। राजकीय कार्मिकों से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े बिंदुओं पर भी मंथन होगा। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेनों पर देखा जा रहा है गुजरात में बारिश का असर। आपको बता दें कि जयपुर से गुजरात जाने वाली ट्रेनों को अजमेर में रोका गया। जयपुर बांद्रा सहित 3 ट्रेन जो है रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद स्टेशन पर भी ट्रेन खड़ी है और वहां पर ट्रेन खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं है। एक ही रूट होने के कारण ट्रेनों पर भारी असर पड़ रहा है। जयपुर से अजमेर आई ट्रेनों में सवार यात्री परेशान हो रहे हैं। अजमेर स्टेशन पर जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है। तो भारी बारिश का असर जो है ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। जयपुर से अजमेर आई ट्रेनों में जो है सवार यात्री जो है परेशान हो रहे हैं। तो अजमेर स्टेशन पर जानकारी नहीं देने का आरोप भी लगाया गया है यात्रियों की तरफ से। मैं जयपुर से बैठा हूँ, जयपुर से मैं बॉम्बे जाने के लिए मैं टिकट किया हूँ, लेकिन अभी अजमेर में आके फंस गया मैं। अभी बोलते अजमेर से बोलते गाड़ी बॉम्बे जाने वाली नहीं बोलती रिटर्न जी।
अभी यहाँ से हमको रिटर्न भी बोलते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा भरोसा नहीं हो रहा। अभी हमको बॉम्बे भी जाने को नहीं हो रहा ना, आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, कैसे जाने का भी। क्या कुछ कारण बताया आपको? कुछ भी कारण नहीं बताया, कौन खड़ा ही नहीं रहे सामने, कौन कारण ही कुछ बता नहीं रहे। पाली जिले के निकट निम्बोल गांव के निकट स्थित नदी के रपट पर करीब 3 फीट पानी स्पीड के साथ बह रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ट्रक ड्राइवर ने जान जोखिम में डाल करके ट्रक को रपट पर उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि एक ट्रक असंतुलित होकर के रपट से नदी में गिर गया। ड्राइवर खलासी फंस गए, उनकी जान आफत में आ गई। ऐसे में मुश्किल समय में ग्रामीणों की मदद से कांस्टेबल रस्से के सहारे ट्रक तक पहुंचा और दोनों को सकुशल निकाला गया। उसी की तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नदी में उफान है, जोखिम में लोग जो है अपनी जान डाल रहे हैं। मना करने के बावजूद नदी पार करने की कोशिश की गई और नतीजा आप देखिए कि कैसे ये ट्रक जो है वो फंस गया। करौली के सपोटा से खबर, बनास नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक जो है वो बहा है। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर की नदी में तलाश में, अब वहां पर नदी में तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम जो है तलाशी कर रही है। नदी के तेज बहाव को पार करते समय ये हादसा हुआ था। भूरी पहाड़ी और हाड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की ये घटना बताई जा रही है। तो करौली के सपोटरा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम जो है तलाशी कर रही है। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर की नदी में तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले के आंगई पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर से पार्वती नदी में पानी की आवक हुई है। राजाखेड़ा उपखंड से होकर के गुजर रही उटांगन नदी में भी पानी की जोरदार आवक हुई है। राजाखेड़ा के नादोली गनहेदी की रपट पर तेज रफ्तार पानी की चादर चल रही है और रपट पर करीब 5 फीट पानी की चादर चल रही है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके आवागमन को रोक दिया है। ग्रामीणों से नदी के आसपास किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने की अपील भी की जा रही है। पानी की आवक से दर्जन भर गांव का मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में पाटन ठेकड़ा गांव में पंचर की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखी पेट्रोल की केन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से धुएं का गुबार और आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग से दुकान में रखे टायर ट्यूब जो है खाक हो गए। आसपास की दुकानों में भी आग से भारी नुकसान हुआ है और आग मंगलवार शाम को लगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार अवैध पेट्रोल बेचने का कारोबार करता था, जिससे आग लगने के बाद तुरंत आग ने जो है विकराल रूप ले लिया। राजगढ़ थाना पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आग को ग्रामीणों और दमकल की गाड़ी ने 1 घंटे में जो है काबू पाया आग पर। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भीषण आग लगने की तस्वीर है। पंचर की दुकान में ये आग लग गई और आग लगने से धुएं का गुबार उठा। उसके बाद से आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे। दूर से ही आग की लपटें जो है वो दिखाई देने लगी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पिट गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों के निशाने पर है। देखिए, बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान। खतरे में सीपैक परियोजना। बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सेंध। जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले 2 दिन में जो गदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं।
सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत मुश्किलों में फंस गए हैं। फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है। इजराइल के एक चैनल ने नेतन्याहू की ऑडियो क्लिप रिलीज की है। इस ऑडियो क्लिप में नेतन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस क्लिप में एक और पीएम नेतन्याहू है और दूसरी ओर उस शख्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है, जबकि उसका बेटा अभी भी हमास के कब्जे में है। देखिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का टेप लीक के बाद मची इजरायल में खलबली। हमास के बंधक बनाए इजरायलियों पर नेतन्याहू का चौंकाने वाला पर्दाफाश। नेतन्याहू की बातें सुन भड़के इजरायल के लोग। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है। इजरायल के एक चैनल ने नेतन्याहू की ऑडियो क्लिप रिलीज की है। इस ऑडियो क्लिप में नेतन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस क्लिप में एक और पीएम नेतन्याहू हैं और दूसरी ओर उस शख्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है, जबकि उसका बेटा अब भी हमास के कब्जे में है। आप आजाद हो गए, बधाई। जी शुक्रिया। हम दूसरे बंधकों को छुड़ाएंगे। मेरा बेटा अब भी बंधक है। हम बहुत बड़े मिशन में जुटे हैं। मेरा बेटा, हमें लेबनान और यमन से लड़ना है। मेरा बेटा, हमें इजराइल की रक्षा करनी है। मेरा बेटा। पूरे इजराइल में यह ऑडियो क्लिप चलाई जा रही है, यह साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बंधक बनाए गए इजराइल के लोगों की कितनी चिंता और फिक्र है। हालांकि यह पहला उदाहरण नहीं है जिसमें नेतन्याहू को यह कहते सुना गया हो कि उन्हें बंधकों से ज्यादा फिक्र देश की है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों के सर्वनाश की है। इसके पहले भी इजरायल में बेन्यामिन की हॉस्टेज पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। यहां तक कि नेतन्याहू कैबिनेट में बंधक संकट को लेकर एक्शन पर फूट सामने आ चुकी है। नेतन्याहू की गजा में भारी बमबारी, हमास के चीफ इस्माइल हानिया और कमांडर मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतारने के बावजूद बंधक संकट का कोई हल नहीं निकल सका है। इजरायल की बड़ी आबादी अब कहीं न कहीं ये मानने लगी है कि नेतन्याहू बंधक संकट को सुलझाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला करके 251 लोगों को बंधक बना लिया था, उन्हें गजा ले गए। नवंबर 2023 में इजरायल हमास के बीच समझौते में 105 लोगों को छुड़ा लिया गया था। 4 बंधकों को समझौते के पहले ही इजरायल ने रिहा कर दिया था, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स का मानना है कि 34 बंधकों की मौत हो चुकी है, जबकि 105 बंधकों को लेकर कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्जे में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू इजरायल को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने में कामयाब होंगे, लेकिन गजा के युद्ध मैदान में नेतन्याहू का एक्शन देखकर इजरायली नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं। ऑडियो क्लिप बता रही है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई से ज्यादा हमास के अंत पर फोकस कर रहे हैं और यही बात इजरायल के लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। जलते गजा से जीत की सूचना की उम्मीद में बैठे नेतन्याहू को देश के भीतर से ही विरोध की खबरें मिल रही हैं।
नेतन्याहू इस वक्त 4 मोर्चों पर घिरे हुए हैं। पहला है हमास का सफाया कि उनकी कसम। दूसरा मोर्चा है लेबनान से हिजबुल्लाह के युद्ध का ऐलान। तीसरा है यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर से अटैक। और चौथा है घरेलू मोर्चे पर नेतन्याहू के खिलाफ उठती आवाजें। चौतरफा घिरे नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये घरेलू मोर्चा ही है, क्योंकि देश में अव्यवस्था फैलती है तो ये तथ्य है कि जंग जीतकर भी नेतन्याहू के हाथ नील बट्टा सन्नाटा ही आएगा। बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने जून में भी देश भर में रैलियां की, नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इजरायल और गजा के बीच लगातार चल रहे युद्ध के चलते इजरायल में जल्द चुनाव की मांग भी उठ रही है। इजरायल में 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन युद्ध को देखते हुए इजरायल में जल्द चुनाव कराए जाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। इजरायल और गजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ। हमास ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन जवाबी हमले अभी तक इजरायल की तरफ से जारी हैं। गजा पर हमले करने और बम दागने की वजह से अपने ही देश में नेतन्याहू विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू पर हमास के साथ बंधक कैदी अदला बदली समझौता करने और गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं। गजा में युद्ध शुरू करने से पहले भी नेतन्याहू को देश में न्यायिक सुधार की अपनी विवादास्पद योजनाओं के चलते विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते गजा में युद्ध ने उनके लिए हालात और भी मुश्किल बना दिए। गजा में युद्ध शुरू हुए 10 महीने हो गए हैं। इस युद्ध में अब तक 40,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। माना जाता है कि 10,000 से अधिक लोग बमबारी वाले घरों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग गजा में अभी जिंदा हैं, वो भूखमरी का सामना कर रहे हैं। खाना, पानी, बिजली और दवा जैसी बुनियादी चीजों की भारी कमी है, जिसके चलते बहुत बड़ी आबादी कुपोषण और बीमारियों से घिर गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को नरसंहार का आरोपी कहा है, लेकिन नेतन्याहू की दलील है कि आम फिलिस्तीनियों की मौत के लिए भी हमास ही जिम्मेदार है। हमास के आतंकी आम फिलिस्तीनियों के बीच छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स को उन जगहों पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेतन्याहू के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर है कि अब की बार हमास के बहाने हिजबुल्लाह और हूथी जैसे परमानेंट दुश्मनों को सबक सिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि युद्ध में बुरी तरह फंसने के कारण नेतन्याहू इजरायली बंधकों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और न ही हमास को अब तक अपनी शर्तों पर बंधकों की रिहाई करने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं। इजरायल में एक बड़े तबके का मानना है कि युद्ध लंबा खींच रहा है और बंधकों की रिहाई की कोई सूरत बनती नहीं दिख रही है। मतलब नेतन्याहू ने जिसके लिए युद्ध छेड़ा वो अपने मकसद से भटक गया है। जिस ऑडियो क्लिप को लेकर नेतन्याहू निशाने पर हैं, उसमें नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को इजरायल की हार की तारीख नहीं मानते, जबकि 7 अक्टूबर को हमले के लिए इजरायल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कई अधिकारी माफी मांग चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अब तक 7 अक्टूबर को हुई सुरक्षा चूक की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इसकी वजह से भी लोगों में काफी गुस्सा है। नेतन्याहू बीते 40 वर्षों से इजरायल की सियासत की एक ताकतवर शख्सियत रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल का पक्ष मजबूती से रखने के बाद नेतन्याहू 1996 में ओस्लो शांति समझौते के विरोध के मुद्दे पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग स्वतंत्र देश का प्रावधान था, लेकिन नेतन्याहू अलग फिलिस्तीन देश के हमेशा से विरोधी रहे हैं। नेतन्याहू इसके लिए अमेरिका से भी नाराजगी मोल लेते रहे हैं।
हमास के खात्मे के मकसद पर इजराइल के सभी लोग एक मत हैं। लगभग पूरा इजराइल युद्ध का समर्थन करता है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा है और जैसे अब तक सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं गया है, उससे नेतन्याहू का सियासी करियर दांव पर लग गया है। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर राजगढ़ नगर पालिका के पार्षद और तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र चेरवाल को निलंबित किया गया। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग की प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया है। चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद बोर्ड की बैठक आयोजित की थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 9 अक्टूबर 2023 को घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता होने के बावजूद 16 अक्टूबर 2024 को राजगढ़ नगर पालिका में साधारण सभा की थी और आयोजित वार्ड नंबर 8 के पार्षद व तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र चेरवाल ने जो है जांच में दोषी पाए जाने पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने ये निलंबन के आदेश जारी किए हैं। कोटा में मंदिर में शिवलिंग को खंडित करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 40 वर्षीय पीरू माली मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में एक शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित करने की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिला। सरकारी कुआ चौराया स्थित शिव मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर एकत्रित हो गए और धरना दे रहे थे। लोगों ने रास्ता जाम करना भी शुरू कर दिया, नारेबाजी और प्रदर्शन करके आक्रोश जताया था। डीएसपी व सीआई सहित पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया था। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सूचना मिली थी कि सरकारी चौराहे पे एक सरकारी कुएं पे एक मंदिर है, चबूतरा है, शिव मंदिर। उस शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग को कोई हाथ में उठा के ले गया। हमने तुरंत तलाश की, टीमें बनाई, सारे सीसीटीवी कैमरे सर्च किए। उसके आधार पे हमने एक शिवलिंग को हमारी पकड़ भी, जब्त भी कर लिया है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है और अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चे समेत 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालात ये हैं कि आदमखोर भेड़िए घर के अंदर से छोटे बच्चों को घसीट ले जा रहे हैं। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों को लगाया है। बहराइच के 35 गांवों में दहशत का आलम है और लोग सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। तो तस्वीर भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज, जहां पर भेड़ियों का गैंग जो है वो देखने को मिला है। वन विभाग अब तलाश जो है वो तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि कई शिकार जो है भेड़िए अभी तक कर चुके हैं। 27 जुलाई को जो है चौथा शिकार किया गया, 3 अगस्त को 5वां शिकार किया गया। 8 बच्चों को जो है इन भेड़ियों ने शिकार बनाया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वन विभाग की 12 टीमें अब तलाशी इन भेड़ियों की कर रही हैं। तो 2 तस्वीरें यूपी के बहराइच की आपको दिखा रहे हैं। पहली देखिए बहराइच की ये तस्वीर है जहां पर भेड़ियों का झुंड देखने को मिला। दूसरी तस्वीर में भेड़िया जो है कैमरे में कैद और अब जो है तलाशी की जा रही है। और जैसे ही भेड़ियों को देखा गया तो आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। भेड़ियों का एक पूरा झुंड जो है वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है, रात में पहरेदारी की जा रही है। 45 दिन में इन भेड़ियों ने 9 शिकार किए हैं। वन विभाग की 12 टीमें अब इन भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो सुरक्षा के लिए रात में जो ग्रामीण है वो भी अब जाग रहे हैं। 45 दिन से खूंखार भेड़ियों का ये आतंक देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भेड़ियों का झुंड देखने को मिला है पहली तस्वीर। और रात में पहरेदारी की जा रही है। ग्रामीण भी जो है चिंता में है, सो नहीं रहे हैं, रात में खुद ही पहरेदारी कर रहे हैं। और 45 दिन में 9 शिकार जो है इन भेड़ियों ने किया है। महिला और 8 बच्चों को ये शिकार बना चुके हैं। वन विभाग की 12 टीमें लगातार जो है भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।